Okay, so students, we are going to learn words reaction today. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये दिया किसने, रिएक्शन दिया किसने. एंड थोड़ा सा अगर हम लोग ईयर अगर पता कर लेंगे ना कि कौन से ईयर में रिएक्शन जो है वो ओरिजिनेट हुआ था, दैट विल हेल्प यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये रिएक्शन लिटरली कितना पुराना है. सो दिस रिएक्शन वॉज बेसिकली गिवन बाय चार्ल्स रुडोल्फ वुड्स. अब कुछ कुछ स्कूल्स में या फिर कुछ कुछ एरियाज में इसको वुड्स भी कहा जाता है. आप वर्ड्स बोलो वुड्स बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. हमारे सारे पेपर वैसे भी written method में होते हैं. So this reaction was basically originated in the year 1854. Now understand this, that this video is being made in the year 2023. अब 2023 से जब आप ट्रेस बैक करोगे 1854, that is something around 300 years, something around 300, 200, 300 years है ये. मतलब ये रिएक्शन बहुत पुराना है. जितना आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा पुराना रिएक्शन है. बट ये रिएक्शन अभी तक चल क्यों रहा है? बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी गुड मेथड टू प्रोड्यूस दी सिंगल अल्केन मॉलिक्यूल्स. मतलब किसी अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है. बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से इस रिएक्शन को सिर्फ सिंपली एक्सप्लेन कर दिया गया है, सिर्फ बता दिया गया है कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और उससे हम लोगों को अल्केन मिल जाता है. बट उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, जब तक मैकेनिज्म नहीं समझेगा तब तक हम लोग वो रिएक्शन को जज नहीं कर पाएंगे. अब सीधी सी बात यह है कि हमारे दिमाग में मैकेनिज्म के रिगार्डिंग दो ही चीज़ें आती हैं. एक तो अनायन कटायन वाला मैकेनिज्म आता है और एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आता है. पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि कटायन अनायन वाला कहाँ से प्रोडक्शन होता है, कहाँ से आया वो कॉन्सेप्ट, और रेडिकल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस. मतलब अगर बात की जाए तो मॉलिक्यूल जो है वो दो तरीके से टूटता है. देयर आर बेसिकली टू टाइप्स इन विच अ मॉलिक्यूल कैन बी ब्रोकन. और वो दो टाइप कौन से हमारे पास? एक होता है होमोलिटिक क्लीवेज और एक होता है हमारे पास हेटेरोलिटिक. ठीक है, एक होता है हेटेरोलिटिक. अब होमो वर्ड का मतलब होता है सेम और हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट. तो होमो का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लेंगे तो लेट्स टॉक अबाउट द क्लोरीन मॉलिक्यूल. अंडरस्टैंड दिस. अगर क्लोरीन मॉलिक्यूल को टूटना है तो देखो क्या ऐसे एग्जिस्ट करता है. बाकी के 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So these are the respective electrons. अगर आप इनके 3 लोन पेयर नहीं दिखाना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत दिखाओ. यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है उसकी. जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ कर लेना. लिवाइस बेस की तरह जब याद करेंगे तब यूज़ कर लेना. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. अब दोनों के दोनों क्लोरीन जो है वो सेम. अब क्लोरीन है तो वो ऑब्वियसली सेम होंगे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आइसोटोप्स हियर. आइसोटोप का जब डिस्कशन ही नहीं है तो हम क्लोरीन को अलग अलग यूज अज्यूम ही नहीं करेंगे. सो दिस क्लोरीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड दिस क्लोरीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. दैट सिंपली मीन्स दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू एनी वन साइड. दोनों के लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा एंड दैट इज टिपिकली शोन लाइक दिस. ये जो चिड़िया बना रहे हैं ना हम लोग, देखो चिड़िया जो बना रहे हैं, इसका मतलब ये है दैट द वन इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वी नो दिस. वन बॉन्ड सिंपली मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन अपने पास खींच रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है. क्यों? क्योंकि वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे. डिसाइड क्या नहीं कर पा रहे? दैट विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और विच इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. इसलिए चार्ज सेपरेशन ही नहीं होगा और यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. जिनकी वजह से क्या जनरेट होगा, देखो जिनकी वजह से क्या जनरेट होगा. ये रहा क्लोरीन, इसका एक ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा क्लोरीन और इसके पास जो आया हुआ इलेक्ट्रॉन है ये रहा. एंड दीज आर सिंपली कॉल्ड एज रेडिकल्स. ठीक है, तो जहां पर भी आपको दिखे कि इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जहां पर भी आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम रेडिकल्स. अंडरस्टैंड दिस. रेडिकल मैकेनिज्म्स जो होते हैं ना, या फिर रेडिकलाइज्ड रिएक्शंस या फिर रेडिकल्स जो होते हैं ना, ये सबसे फास्ट रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं. आप कोई भी रिएक्शन ले लो कि अगर उसमें से कहीं पर भी कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जहां पर रेडिकल मैकेनिज्म पॉसिबल हो या फिर जहां पर रेडिकल जनरेट हो रहे हैं ना, वहां पर सबसे फास्ट रिएक्शन वहां पर अकर होते हैं. देन उसके बाद अगर हमारे पास कोई ड्राइविंग फोर्स हुआ तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रिएक्शन में गैसेस रिमूवल हो सकता है, सॉल्ट रिमूवल है, तो वो रिएक्शन फिर और फास्ट होते जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस गिवन. बट रेडिकल्स जो होते हैं वो हमेशा किसी भी रिएक्शन को फास्टेस्ट प्रोसीड करवाने का कह सकते हैं कि जिम्मा लेके रखते हैं. अब हेटेरोलिटिक का एग्जांपल देखते हैं. हेटेरोलिटिक के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल देखते हैं HCl. ऑब्वियसली सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड लैब्स में अवेलेबल रहता है जनरली. और HCl आप लोग क्या करते हो? मोस्टली डिसोल्यूशन के लिए काफ़ी काम करते हो. मतलब अगर बात की जाए, अगर कोई मेटल कहीं डिजोल्व नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या कोशिश करते हैं, पहले पानी में डिजोल्व, कोई भी सॉल्ट अगर आप ले लो,
पहले हम उसको पानी में डिजोल्व करने का ट्राई करते हैं, जब आप लोग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो तो पानी में अगर डिजोल्व नहीं होता तो फिर आप क्या करते हो, डाइल्यूट HCl ट्राई करते हो। डाइल्यूट HCl हम ट्राई ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या तो कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर के साथ साथ एक्टिवेशन बढ़े और फिर मॉलिक्यूल जो है वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, सॉल्ट कह सकते हो आप। तो HCl में देखते हैं। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन थाली का बैंगन है। कैसे? हाइड्रोजन रिप्रेजेंट्स बोथ। हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप को भी बिलोंग करता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी शो करता है, और हाइड्रोजन 17 ग्रुप को भी बिलोंग करता है क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी भी शो करता है। बट अंडरस्टैंड दिस, वो थाली का बैंगन है जिसकी वजह से एक और अच्छी प्रॉपर्टी भी आती है that if hydrogen is present with an electronegative element itself it will become the electropositive one, या फिर अगर वो किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ है तो वो खुद अपने आप को इलेक्ट्रोनेगेटिव बना लेता है, मतलब वो अपने आप को ऑपोजिट में अरेंज करना बहुत अच्छे से जानता है। तो अगर हम जानते हैं, अगर हम सामने वाले एलिमेंट को जज कर पाएंगे, सामने वाले एटम को जज कर पाएंगे, तो हाइड्रोजन को ऑपोजिट चार्ज देना बहुत सूटेबल रहता है। सो क्लोरीन जो है वो किसको बिलोंग करता है? 17 ग्रुप को बिलोंग करता है। 17 ग्रुप को बिलोंग करने की वजह से क्या कंसेप्ट है कि ये क्या होगा, जनरली ये लोग क्या होंगे, electronegative in nature, and if this is electronegative in nature, hydrogen will obviously carry a positive charge. So this thing, इसकी वजह से देखो क्या जनरेट हुआ, H प्लस जनरेट हुआ, Cl माइनस जनरेट हुआ। So देखो चार्जेस सेपरेट हो गए तो हम कह सकते हैं कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज है। So होमोलिटिक क्लीवेज जो है it produces radicals, हेटेरोलिटिक क्लीवेज produces ions। ठीक है, और यहीं से हमारे पास दो तरीके के मैकेनिज्म्स आते हैं, एक आयनिक मैकेनिज्म आता है और एक रेडिकल मैकेनिज्म आता है। बट फास्ट कौन सा होगा? एज यूजुअल रेडिकल मैकेनिज्म जो होगा वो हमेशा फास्ट होगा। अब इतना क्लियर है तो चलो वर्ड्स पे बढ़ते हैं। एक बहुत जनरलाइज्ड एग्जांपल लेंगे जो आपकी बुक में बहुत जनरलाइज्ड एग्जांपल के तौर पे या फिर सीबीएसई बहुत जनरल फॉर्म्स में पेपर में पूछता है, वही एग्जांपल्स लेके कंटिन्यू करेंगे ताकि बेसिक अगर आ जाए तो फिर मैं आपको इसकी पॉसिबिलिटीज भी बताऊंगी। क्योंकि ऐसा ऑब्जर्वेशन में आया है कि वर्ड्स रिएक्शन में आप लोगों को बहुत सिमेट्रिकल चीजें दी जाती है, मतलब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, बट देयर आर आल्सो अदर पॉसिबिलिटीज जो हम डिस्कस करेंगे अभी। देखो पहले बेसिक पे चलते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका मैकेनिज्म फॉलो कैसे हो रहा है। रेडिकल मैकेनिज्म है तो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, लेट्स टेक CH3Br लेते हैं। अब यहाँ पर नोटिस करो कि मैं Cl लिख रही थी लेकिन मैंने Br लिखा। क्यों लिखा? हमारे पास क्या कौन से हैलोजेंस है? वी हैव फ्लोरीन, वी हैव फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, देन वी हैव ब्रोमीन एंड देन वी हैव आयोडीन। अब इन चारों में से आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। कुछ चीजें ये हैं कि अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, वो जल्दी छोड़ के जाएगा नहीं। और आयोडीन जो है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब वो जल्दी अटैच भी नहीं होगा। अगर आप नोटिस करोगे अपने सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप टेक्स्ट बुक में जाओ, चेक करो कि फ्लोरीन, मैं इसको भी मार्क कर देती हूँ, फ्लोरीन और आयोडीन के लिए रिस्पेक्टिव रिएक्शंस है, स्वर्ट्स एंड फिंकलस्टीन। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और फ्लोरीन का साइज बहुत ही छोटा है। तो अगर हमारे पास बहुत एबनॉर्मलिटीज होती है ना तो उन लोगों के लिए सेपरेट रिएक्शंस कैरी आउट करवाने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में अगर बात की जाए तो ब्रोमीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप एज कम्पेयर टू क्लोरीन। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का साइज बड़ा है ऑब्वियसली। लिविंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि वो कभी भी कार्बन से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है और कितनी जल्दी वो मॉलिक्यूल छोड़कर निकल सकता है इफ अदर फैक्टर्स आर जनरली चेंज्ड। मतलब कि अगर मैं कार्बन और क्लोरीन की बात करूं और कार्बन और ब्रोमीन की बात करूं और कोई अगर आपसे पूछे कि विच इज गोइंग टू एक्ट एज अ बेटर लिविंग ग्रुप और किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू अदर बहुत डिक्रीज अमाउंट में है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू CBr। वाई? बिकॉज ब्रोमीन का साइज जो है वो काफी बड़ा है और क्लोरीन का साइज कंपेरेटिवली टू ब्रोमीन जो है वो छोटा है। साइज छोटा होने की वजह से इनके बीच का जो इंटर एटमिक और इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ डिस्टेंस है, वो न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो काफी कम है। डिस्टेंस कम है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड इजिली क्लीव हो जाएगा। तो जनरली आप नोटिस करोगे तो टीचर्स ब्रोमीन ज्यादा अच्छा एग्जांपल यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स गुड लीविंग टेंडेंसी। जो लीव कर जाएगा उससे अच्छा रिएक्शन मैकेनिज्म शो करने में आता है। अब देखो ये रहा CH3Br और इसका रिएक्शन देखो, मैं जनरल स्टेटमेंट बताती हूँ। जनरली क्या करते हैं हम लोग, वी टेक ट्वाइस ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड देन वी ऐड ट्वाइस ऑफ सोडियम, सोडियम ऐड किया जाता है एंड देन ड्राई ईथर लिखते हैं, ड्राई ईथर एंड देन रिएक्शन करवाने के बाद क्या बनाया जाता है, CH3 प्लस ट्वाइस ऑफ NaBr। ठीक है,
NaBr लिखना बहुत आसान है, सॉल्ट रिमूव हो गया है, देखने में बहुत ईजी लग रहा है, पर इसके बैकग्राउंड का मैकेनिज्म भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर मैकेनिज्म ही नहीं पढ़ा तो ये तो रट्टा मार के कोई भी बता ही सकता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मैकेनिज्म इज। ये रहा आपका अल्काइल ग्रुप CH3 ले रहे हैं हम लोग, और ये रहा Br। अब सोडियम जो डाला जा रहा है वो ट्वाइस ऑफ सोडियम दिया हुआ है, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस आप लोगों के ml प्रॉपर्ली डिसाइडेड होते हैं अगर प्रैक्टिकली वो रिएक्शंस कैरी आउट किए जाए तो। यहाँ पर अगर बात की जा रही है सोडियम की, तो हम सोडियम 2 पीसेस ऑफ सोडियम तो नहीं डालेंगे, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। सो द अमाउंट ऑफ सोडियम एडेड इज नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका एक एक मोल ऑफ सोडियम या फिर एक एक एटम ऑफ सोडियम इज कॉन्टिन्यूसली रिएक्टिंग। हाउ? चेक। ये रहा हमारे पास सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? 11। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। ये तो बहुत बेसिक हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास ये देखो ये 10 और ये 1। अभी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ तक तो हम लोगों को जरूरत भी नहीं है उसके इलेक्ट्रॉन की। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हम शो करेंगे, कैसे? यहाँ पर शो करेंगे। ये देखो रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है, जिसका सिंपल मतलब ये है that this molecule will also cleave in the same radical manner। कैसे? ये देखो इसका इस बॉन्ड का क्लीवेज भी रेडिकल मैकेनिज्म से ही होगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई रिएक्शन में अगर हेटेरोलिटिक प्रेजेंट है, हेटेरोलिटिक सिंपली मींस अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% आयनिक मैकेनिज्म से ही जाएंगे। अगर आप उसको फोटोलिटिक कंडीशंस दोगे, फोटोलिटिक सिंपली मींस अगर आप उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड करोगे कि उसका रेडिकल मैकेनिज्म ज्यादा सूटेबल होगा तो वो रेडिकल मैकेनिज्म से ही जाएगा। क्यों? पहले बताया है, फास्ट है। अब देखो क्या होगा, ये CH3 ये भी है। अब ये रहा इसका एक रेडिकल और ये रहा इसका एक इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये देखो ये साथ में आएगा, ये साथ में आएगा, एंड दिस Br एंड सोडियम विल फॉर्म अ बॉन्ड। यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पर मैं -NaBr लिख रही हूँ बिकॉज NaBr इज गेटिंग रिमूव्ड 1 मोल, एंड ये रहा CH3 का रेडिकल एज इट इज, तो उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। ये रहा CH3 और यहाँ पे बना देते हैं इसका रेडिकल, बिकॉज कार्बन स्पेसिफिकली कार्बन पे वो रेडिकल जनरेट हो रहा है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अगेन हम क्या डालेंगे 1 मोल, क्योंकि देखो ओवरऑल रिएक्शन ये हमारा स्टैंडर्डाइज रिएक्शन है, हमको इसी को फॉलो करना है। 1 मोल तो यूज हो गया, इसका 1 मोल यूज हो गया और इसका 1 मोल यूज हो गया, इसका भी 1 मोल बचा है और इसका भी 1 मोल बचा हुआ है। तो ये रहा पहले वाले का प्रोडक्ट। और अब नेक्स्ट वाले में हम क्या डाल रहे हैं, ये रहा आपका CH3Br इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अगेन, और सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैं वापस शो कर रही हूँ, है तो शो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो ये भी उसी तरीके से टूटेगा। ये कैसे टूटेगा, ये रहा इसका बॉन्ड ऐसे क्लीव हो रहा है और इसका बॉन्ड ऐसे क्लीव हो रहा है। ये रहा इसका रेडिकल और ये रहा इसका रेडिकल। अब यहाँ पर एफिनिटी की बात करेंगे और मैं आपको बता देती हूँ एफिनिटी। वर्ड एफिनिटी कभी भी इसका कोई और मीनिंग लेने की जरूरत ही नहीं है। एफिनिटी हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम टीचर्स इतना ज्यादा एफिनिटी वर्ड यूज करते हैं दैट द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। एफिनिटी का मतलब ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, नो, एफिनिटी सिंपली मीन्स लव, बात खत्म, जस्ट लव। अब देख लो ये रहा आपके पास एक अल्कली मेटल, ये अल्कली मेटल है और ये रहा ब्रोमीन। अब अल्कली मेटल को कार्बन से ज्यादा प्यार होगा कि ब्रोमीन से ज्यादा प्यार होगा? ऑब्वियसली उसको ब्रोमीन से ज्यादा प्यार होगा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनका प्यार देखो कितना अच्छा है, पोलर है इधर एक दूसरे के लिए। सो सोडियम और ब्रोमीन जो है वो एक दूसरे के साथ आएंगे ऐसे, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर नहीं देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, बाय प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं NaBr प्लस। अब ये रहा एक अल्काइल रेडिकल और ये रहा एक अल्काइल रेडिकल, तो ये देखो ये पास में आए और इन दोनों ने बॉन्ड बना दी। स्टार्टिंग से क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, एक बॉन्ड का मतलब कितना, एक बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन। अगर 2 लोग एक दूसरे के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो बॉन्ड तो बना ही सकते हैं। तो अब देखो क्या होगा, ये रहा CH3, ये रहा CH3, CH3 CH3, बन गया प्रोडक्ट। कहाँ गया, बन गया ना प्रोडक्ट। तो ये देखो ये CH3 हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। 2 मोल्स मतलब देखो हमारे पास 1 मोल ऑफ अल्काइल बना है, सिंपल अल्केन, 1 मोल ऑफ अल्केन, लेकिन 2 मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड रिलीज हुए। ये रहा एक सोडियम ब्रोमाइड और ये रहा दूसरा सोडियम ब्रोमाइड। सो ये जो रिएक्शन है, वर्ड्स का जो रिएक्शन है, इट एक्चुअली गोज थ्रू अ रेडिकल मैकेनिज्म, वो एक्चुअली रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा रहा है। बेसिक मैकेनिज्म तो देख लिया, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है।
अब अगर बात की जाए कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लिमिटेशन क्या है। पहली चीज़, फर्स्ट लिमिटेशन इज यू कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम दिस रिएक्शन। मीथेन क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकते? क्योंकि इसका बेसिक मैकेनिज्म कहता है दैट यू नीड टू हैव 2 मोल्स ऑफ वन अल्काइल ग्रुप। मतलब अगर मैं 2 मोल्स ऑफ एनी अल्काइल ग्रुप लूंगी, अल्काइल हैलाइड, तब जाके हमारे पास वर्ड्स रिएक्शन स्टार्ट होता है। मीथेन अकेला खुद इकलौता एक ही कार्बन है, तो आप उसके लिए क्या लोगे? आधा आधा कार्बन तो ले नहीं सकते हो। तो इसकी वजह से मीथेन का प्रोडक्शन इस रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट यही था कि इसका मीथेन से पॉसिबिलिटी नहीं है। अदर देन दैट लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सपोज हम लोगों ने ये रहा CH3Br लिया हुआ है और इसके साथ मैंने कोई और अल्काइल ग्रुप ले लिया है। लेट्स से C2H5Br लिया है। लेट्स से हमने 2 अलग अलग अल्काइल ग्रुप ले लिया। अब इसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बनेगा? बहुत सारे ऐसा पेपर में कभी क्वेश्चन दे सकता है वो। यू ऑल विल थिंक कि वो वर्ड्स रिएक्शन है, वो सच में वर्ड्स रिएक्शन ही है, बट उससे प्रोडक्ट बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। सपोज उसने ये आपको 25% में दे दिया और ये उसने कहा कि ये 75% यूज कर रहे हैं हम लोग, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? हमारे दिमाग में तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम दोनों के दोनों अल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे, बात खत्म। लेकिन इसमें 3 पॉसिबिलिटी है और वो 3 पॉसिबिलिटीज कहां से आई वो चेक करते हैं। मैकेनिज्म तो पता चल चुका है, अब ये लिखते हैं। और एज यूजुअल आपने सब वही चीजें डाल रही, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इन ड्राई ईथर, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। ओके सॉरी, सोडियम इन ड्राई ईथर, Na इन ड्राई ईथर। अब 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या है ये चेक करते हैं। पहला हमारे पास बन सकता है ईथेन मॉलिक्यूल, जहां पर सिर्फ ये वाला ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास बन रहा है CH3 एंड C2H5, जिसको हम लोग प्रोपेन भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली प्रोपेन ही कहेंगे उसको। एंड अदर देन दैट व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी, हाँ, कि दोनों के दोनों आपके क्या बनाए, C2H5 अटैच टू C2H5, जिसको हम कहेंगे या फिर जिसको कहा जाता है ब्यूटेन। कैसे ये तीनों पॉसिबिलिटीज? लेट्स चेक। आपका दोनों का दोनों अगर इथेन बन रहा है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो इथेन तैयार हो रहा है, मतलब आप ये तो समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो मिथाइल ब्रोमाइड है इसकी क्वांटिटी ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए ताकि वही एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट तैयार कर सके। सो फॉर दिस केस अल्काइल हैलाइड जो है, मतलब CH3Br का जो एग्जिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ज्यादा का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। ये अगर आपका 75% है, 75%, 80%, 90%, अगर इतने ज्यादा परसेंटेज में आपके पास सिर्फ यही अल्काइल हैलाइड प्रेजेंट है तो आपका प्रोडक्ट मेजर ये देगा। अंडरस्टैंड दिस that these 3 are possibilities but some are major, some are minor depending upon what you are using here. suppose हम CH3Br जो है वो 75% यूज करते हैं और C2H5Br जो है वो 25% यूज करते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो भी बनेगा, तीनों बनेंगे, बट ये सबसे मेजर बनेगा, ये भी माइनर बनेगा और ये तो बहुत ही ज्यादा माइनर बनेगा। बहुत ही ज्यादा माइनर मतलब अगर ये आपका सपोज 60 to 70% अगर बनेगा तो ये 10-15% बनेगा और ये कुछ 5-6% बन जाएगा। तो क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाला है। सपोज अगर आप दोनों के दोनों 50-50% यूज करते हो, ठीक है, ये भी 50% यूज किया और ये भी 50% यूज किया। अब 50% का मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि आपने ये भी 50 ml यूज किया, ये भी 50 ml यूज किया। पहले का मतलब ये था ये 75 ml यूज कर रहे हो, ये 25 ml यूज कर रहे हो, तो परसेंटेज को आप डायरेक्टली लैब के क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सो अगर दोनों के दोनों 50-50% लिए तो ये तीनों की पॉसिबिलिटी सेम हो जाएगी। क्यों? ये एक दूसरे से भी रिएक्ट, मतलब ये इसके 2 मोल रिएक्ट कर सकते हैं, इसका एक इसके मोल के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसके दोनों मोल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। सो अगर दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी में होंगे तो पॉसिबिलिटी मैक्स हो जाएगी हर प्रोडक्ट की। लेकिन अगर आप ये 75 यूज कर लो, ये आपने 75% यूज कर लिया और ये 25% यूज किया, तो ये 25 ये 75 मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा इसकी होगी, इसकी क्वांटिटी प्रेजेंट है तो इसकी प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, इसकी उससे थोड़ी सी डिक्रीज होगी और ये तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल में बनेगा। नेग्लिजिबल में क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी है इसी वजह से। सो दीज आर दी 3 पॉसिबिलिटीज। हाँ, अगर अल्काइल ग्रुप अलग अलग दिए हुए हैं इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो वर्ड्स रिएक्शन नहीं है, वो वर्ड्स रिएक्शन ही है, बस आपको क्या देना पड़ेगा, उसको प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज देनी होगी। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इफ दिस इज गोइंग टू बी आस्क्ड वो आपको परसेंटेज देंगे मोस्टली,
या फिर दे विल ट्राई टू गिव यू द क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल दिस इज यूज इन 1:3. वो रेशो दे सकता है, परसेंटेज ना दे लेकिन रेशो तो दे ही सकता है ना. So on depending on ratio also, you can find out which product is going to be the major one. Understand this. Most of the reactions or most of the questions asked in your paper is depending upon the major product. वो major product आपसे ज़्यादा पूछ रहा है. Minor कहाँ पूछा है? कुछ खुद दिमाग लगाओ. Minor product बहुत rarely बहुत high level exams में पूछता है. Boards में, schools में वो major product पे ज़्यादा concentrate करते हैं. Major product आप लोग निकाल लोगे, उसका कोई doubt नहीं है. अगर ये 75% है, major product 50-50 तीनों की पॉसिबिलिटी इक्विवेलेंट. अगर ये आपको दिया हुआ है 100%, नॉट 100, ये मेजर अगर दिया हुआ है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा आप लोगों का. मेजर तो निकाल ही लोगे ना, मेजर में कोई दिक्कत नहीं आती है. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट वर्ड्स रिएक्शन.